स्वागत है साथियों, आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। साथियों, एक आज इम्पोर्टेंट टॉपिक लिबर्टी पे हम डिस्कस करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं, तो इसको बड़ा ध्यान से करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि मैंने इसके अंदर बहुत डिटेल से आपके लिए लेके आया हूँ। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल है और इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो स्वतंत्रता से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं सारे के सारे वो क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो मेरा मकसद ये है कि भाई थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट थोड़ी जरूर समझ में आए। तो इसी को देखते हुए ही मैंने ये थोड़ा सा डिटेल में बनाया है। तो आप सब लोगों में से जो भी बच्चे पीएचडी की तैयारी करना, पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, है ना, नेट, जेआरएफ इनकी तैयारी करना चाहते हैं, पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो मेरे से जो कहते हैं एडवाइस, है ना, सलाह ले सकते हैं। भाई कोई कोई फीस नहीं है इसकी, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, ठीक है ना। खासतौर में पीएचडी वाले बच्चों के लिए इनको और जेआरएफ नेट वगैरह जो बच्चे हैं इनको इसकी सलाह की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जो बच्चे इग्नू इग्नू से करते हैं या डिस्टेंट एजुकेशन से करते हैं ना, हाँ, एजुकेशन से करते हैं, तो उनको सलाह की ज़रूरत पड़ती है। मैंने भी किया था इग्नू से किया था, तो मुझे सलाह की बहुत ज़रूरत थी, हालांकि मिली नहीं। खैर छोड़िए इन सारी बातों को। और जो बच्चे पीएचडी एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं, नेट, जेआरएफ, सेट, पीजीटी इनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये लिबर्टी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जो बाकी लोग हैं वो इच्छा है उनकी, ठीक है ना, एमए जो बच्चे एमए कर रहे हैं और बीए में है ना, बीए प्रोग्राम, वो भी देख सकते हैं, ठीक है ना, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। लिबर्टी, ठीक है ना, तो पहले लिबर्टी को हम समझते हैं कि भाई लिबर्टी क्या है, ठीक है ना। आधुनिक युग में स्वतंत्रता सबसे अधिक लोकप्रिय है। भाई स्वतंत्रता तो हर किसी को चाहिए, है ना, स्वतंत्रता हर किसी को चाहिए, बंधनों में कोई नहीं रहना चाहता, हर किसी को चाहिए, और इसी कारण से ये क्या है, लोकप्रिय है। हमने 1947 से पहले हम क्या थे, ब्रिटिश के गुलाम थे, है ना। तो पूरा का पूरा स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 से लेके 1947 तक चला, वो सारा का सारा किस लिए था, वो स्वतंत्रता के लिए था, कि हम आज़ादी प्राप्त कर सकें, हम अपने हिसाब से रह सकें, हम हमें अपना ऊपर शासन कैसे करना है, कौन सी नीति चाहिए, ठीक है ना, वो ये सारी चीज़ें हम चाहते थे। और इसीलिए हम स्वतंत्र होने के लिए हमने प्रयास किया, आंदोलन किया, स्वतंत्रता संग्राम किया। इस शब्द की लोकप्रियता का परिणाम ये हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है ना, अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्रता से अलग अलग, अब दोस्तों हर कोई ना स्वतंत्रता से अलग अलग अर्थ लेता है ना, हर कोई अपना अलग अलग स्वतंत्रता से अर्थ लेता है। कोई चाहता है कि भाई मैं जो कुछ करना चाहूँ वो कर सकूँ, उसको स्वतंत्रता से लेता है। कुछ लोग चाहते हैं कि भाई हमें अवसर मिले, है ना, क्या मिले, अवसर मिले, हमें अवसर मिले, है ना, हमें अवसर प्राप्त हो ताकि हम क्या कर सकें, विकास कर सकें। कुछ लोग कहते हैं कुछ भी करने का, कुछ भी करने को क्या करते हैं, वो स्वतंत्रता में गिनते हैं। कुछ लोग अवसर और विकास को देखते हैं। तो ये अलग अलग लोग, आप जितने लोगों से पूछोगे हो सकता है उनके उसमें विचारों में अंतर हो। अधिकांश मनुष्य स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करने का, मतलब कुछ भी काम करने का अर्थ लेते हैं, ठीक है ना, या बिना किसी दूसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से
अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना, मतलब कोई हमें टोके ना, कोई हमें रोके ना, कोई हमें ये ना कहे कि भाई ये करो और ये मत करो, ऐसा कहने वाला कोई ना हो। हमारा मन करे हम सवेरे 10 बजे उठेंगे, ठीक है, हम स्कूल जाएंगे या नहीं जाएंगे स्कूल, हम पढ़ाई करेंगे नहीं करेंगे, है ना, तो हमें कोई रोकने टोकने वाला ना हो, हम दिन भर खेलें, है ना, बच्चे बच्चे तो यही चाहते हैं ना। तो क्या है कि वही हमें कोई हस्तक्षेप ना करे, है ना। स्वतंत्र विचारक स्वतंत्रता का अर्थ प्राचीन परंपराओं एवं बंधन से मुक्त होने से लेते हैं, मतलब कोई बंधन ना हो, बंधन ना हो। बंधन का तात्पर्य क्या है कि भाई जैसे कोई रोकने वाला टोकने वाला। अभी क्या है कि जैसे आप बच्चे लोग हैं, आप लोग देर रात आप लोग सुबह टाइम से नहीं उठते हैं, तो आपके पिताजी क्या करते हैं, आपके मम्मी डैडी आपको जबरदस्ती जगा देते हैं, ठीक है। रात को अगर आप फ्रेंड्स के यहाँ पे गए हुए हैं और देर रात से आते हैं, तो वो आपके पिता मना करते हैं कि नहीं भैया 7 बजे तक 8 बजे तक आपको घर पे आ जाना है। तो क्या है, वो बंधन लगा रहे हैं, है ना, वो बंधन लगा रहे हैं। इसी तरह राज्य भी आपको बंधन लगाता है। राज्य राज्य क्या कहता है कि भाई आप किसी के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, है ना। क्या क्या कर सकते, आप किसी की हत्या नहीं कर सकते, है ना, किसी की हत्या नहीं कर सकते, किसी की संपत्ति को हानि नहीं पहुंचा सकते, है ना, और किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, किसी के संग धोखा नहीं कर सकते, ठीक है। आपने किसी से कोई कुछ लिया है तो उसके बदले में उसकी कीमत अदा करना, तो ये सारी चीजें क्या है ना। तो ये जो है, ये सारे राज्य क्या है, बंधन लगाता है। जैसे रेड लाइट पर रुकना है, ये बंधन ही तो है। ग्रीन लाइट पे चलना है, रेड लाइट पे नहीं चलना है, तो ये क्या है, बंधन है, ठीक है ना। तो जो अगर आप शुरुआती दौर में अगर आप स्वतंत्रता को देखते हो, तो क्या है कि बंधन से मुक्त होने से है, ठीक है ना, कि मतलब कोई बंधन नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक संत स्वतंत्रता का अभिप्राय सांसारिक मोह माया से मुक्त होने से देते हैं, ठीक है ना। अब जो आध्यात्मिक साधु संत महात्मा लोग हैं, वो क्या कहते हैं, भाई संसारिक मोह माया से मुक्त हो जाओ, ठीक है ना। और परतंत्र देश के निवासी जो गुलाम देश के लोग हैं, ठीक है ना, गुलाम गुलामी वाले देश हैं, जो गुलामी देश देश के नागरिक या लोग, ठीक है ना, स्वतंत्रता को स्वराज का पर्यायवाची मानते हैं। मतलब स्वतंत्रता का पर्यायवाची क्या है, स्वराज, ऐसा राज जिसमें हम अपना शासन अपने हिसाब से निर्धारित कर सकें। किंतु व्यवहार में प्रचलित स्वतंत्रता इन सभी अर्थों से कोई भी अर्थपूर्ण नहीं है। मतलब ये जितने भी अभी हमने हमने पढ़े हैं, संसारिक मोह माया और स्वराज, इन सबसे अधिक व्यापक है स्वतंत्रता, ठीक है ना। थोड़ा सा ये एक देख लो, स्वतंत्रता सीरे की परिभाषा, स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है, ठीक है ना। क्या अति शासन, बहुत ज्यादा शासन नहीं, ठीक है ना। अति शासन का तात्पर्य क्या है कि सरकार बहुत सारे नियम कानून बना देती है, ठीक है ना, और उनका कड़ाई से पालन करती है। तो सीले कहता है स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है, मतलब शासन कम से कम हो। प्रोफेसर लास्की हैं, स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय यह है कि सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर प्रतिबंध ना हो, जो आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के सुख के लिए नितांत आवश्यक है। तो कहते हैं सामाजिक परिस्थितियों की बात करते हैं दोस्तों, ये कि सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पे प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, जो आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के सुख के लिए अति आवश्यक है। मैकेंजी जो है, ये स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं, अपितु अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंध, मतलब उचित प्रतिबंध। जैसे ऐसे प्रतिबंध कि जैसे रेड लाइट पे गाड़ी रोकनी है, ये क्या है, उचित प्रतिबंध है। आप दूसरे की संपत्ति को हानि नहीं पहुंचाओगे, ये उचित प्रतिबंध है। आप
पक्ति, जैसे कई जगह हम लोग कोई डॉक्यूमेंट जमा करने जाते हैं या सरकारी उसमें करने जाते हैं तो पक्तियां लगी होती हैं, लाइन बनी होती है, तो हम उसे लाइन को नहीं तोड़ेंगे। ये सब उचित प्रतिबंध है, ठीक है ना। किसी के शरीर को हानि नहीं पहुंचाएंगे, उचित प्रतिबंध है, ठीक है ना। अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाने भाई, जिनकी आवश्यकता ही नहीं है उन प्रतिबंधों को नहीं लगाना है, लेकिन जो जिनकी आवश्यकता है उन्हें उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, यही स्वतंत्रता है। अब स्वतंत्रता के प्रकार क्या क्या है दोस्तों, तो पहला प्रकार है प्राकृतिक स्वतंत्रता। इस धारणा के अनुसार अनुसार प्राकृतिक के अनुसार स्वतंत्रता किसकी देन है, प्रकृति की देन है, ठीक है ना। किसकी देन है, प्रकृति की देन है। तो ये बात आप याद रखिएगा, प्राकृतिक स्वतंत्रता के अनुसार स्वतंत्रता प्रकृति की देन है। मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र है, क्या है, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है। इस विचार को व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्र, ये रूसो है, ये रूसो महोदय हैं, ठीक है ना, रूसो, ये प्राकृतिक, उन्होंने लिखा, उन्होंने नहीं, यहाँ रूसो ने, ठीक है ना, रूसो ने लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है। मतलब आदमी क्या होता है, बच्चा जब पैदा होता है तो वो स्वतंत्र होता है, उसके ऊपर ना कोई कानून रेगुलेशन, कोई नियम नहीं होता है, ठीक है ना। वो लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है, जैसे ही वो, उसके बाद वो क्या होता है, बंधनों से बंध जाता है, ठीक है ना, बंधनों से बंध जाता है। जैसे बच्चे को क्या बोलते हैं, हर 2 घंटे में दूध भी पिलाना है, ठीक है, उसको जबरदस्ती सुलाना भी है, उसको नहलाना भी है, ठीक है ना। तो क्या है कि बच्चे, आदमी पैदा तो स्वतंत्र होता है लेकिन उसके बाद वो बंधनों से घिर जाता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसका जबरदस्ती, उसका बच्चों का नाम स्कूल में डाल दिया जाता है ना, कि भाई पढ़ना ही है, अब पढ़ना है, जबरदस्ती पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा होता है फिर उसको और ज्यादा रूल रेगुलेशन लगा देते हैं, है ना, फिर उसकी किताबें चेक की जाती हैं, और भी उसके, वो कहाँ जाता है, क्या करता है, उसके यार दोस्त कैसे हैं, ये सारी चीजें चेक की जाती हैं। तो रूसो कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र बंधनों से बंधा हुआ है, ठीक है ना। प्राकृतिक स्वतंत्रता की इस धारणा के अनुसार स्वतंत्रता प्रकृति प्रदत्त है, मतलब प्रकृति से मिली हुई है और प्रकृति से निर्मित होती है, अर्थात समाज या राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी भी प्रकार से सीमित या प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये प्राकृतिक स्वतंत्रता का हमने डिस्कशन किया। दूसरा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति के उन कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि मेरे कार्यों पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, जिसका संबंध किससे है, मेरे से है, ठीक है ना। जैसे कि मैं क्या खाता हूँ, मैं क्या पहनता हूँ, मैं किस धर्म का पालन करता हूँ, ठीक है ना, ठीक है, मेरे पारिवारिक मामले क्या क्या हैं, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत है। तो व्यक्तिगत तौर पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहती है कि उन मामलों को जिसका संबंध व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से है, उन पे राज्य का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद साथियों आती है दूसरी, नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता का अभिप्राय व्यक्ति की उन स्वतंत्रताओं से है जो व्यक्ति राज्य का नागरिक, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, राज्य का नागरिक होने के नाते प्राप्त करता है, ठीक है ना। नागरिक स्वतंत्रताओं में भाषण व व्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है ना, 19 में आ जाएगा ना ये, 19A। धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है, भ्रमण की स्वतंत्रता आदि को शामिल किया गया है, ठीक है ना। हमारे मौलिक अधिकार में ज्यादातर अधिकार सारे, हमारे मौलिक अधिकार जो है वो एक प्रकार से आप उनको नागरिक स्वतंत्रता से जोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो नागरिक स्वतंत्रता वो है जो हमें किसी देश का नागरिक होने के नाते प्राप्त होती है, ठीक है ना। अगर कोई विदेशी है ना तो विदेशियों को ये नागरिक स्वतंत्रता नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन सीधे आपसे पूछ लेगा, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता विदेशियों को प्राप्त नहीं है, तो नागरिक स्वतंत्रता विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ठीक है ना। ये नंबर 3 हमने किया है। फिर उसके बाद आती है साथियों राजनीतिक स्वतंत्रता। अब ये राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है, अब हम इस पर डिस्कस करेंगे। राजनीतिक प्रक्रिया में स्वतंत्रता पूर्वक सक्रिय भाग लेने, ठीक है ना, की स्वतंत्रता को राजनीतिक स्वतंत्रता कहा जाता है। और इसमें क्या होते हैं, मतदान का अधिकार हो गया आपका, ठीक है, निर्वाचित होने का अधिकार हो गया, उचित योग्यता होने पर सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार, और सरकार के कार्यों की आलोचना का अधिकार। ये सारे अधिकार जो होते हैं
वो क्या होते हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। मतदान अर्थात हम अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं, ठीक है, हमें कौन सा प्रतिनिधि चुनना है, ठीक है ना, इसका अधिकार। निर्वाचित होने का अधिकार कि हम अगर उचित योग्यता है हमारे पास तो हम क्या कर सकते हैं, हम निर्वाचित, हम लोकसभा का, राज्यसभा का इत्यादि का चुनाव हम लड़ सकते हैं, ठीक है ना। कोई सार्वजनिक पद प्राप्त करना चाहते हैं तो वो कर आप, अब ये राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि आप प्रोफेसर बनना चाहो तो बन जाओगे, नहीं, आपको क्या बनना पड़ेगा, उसके जो मानदंड है उनको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपको पीएचडी करनी पड़ सकती है, और फिर उसके बाद आपको कंपटीशन एग्जाम करना पड़ेगा, और आपने क्रैक किया, इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा, और फिर आप प्रोफेसर बन जाएंगे, ठीक है ना। सरकार के कार्यों की आलोचना, कि भाई आप इसमें क्या कर सकते हो कि सरकार के कार्यों की आलोचना कर सकते हो। और आपने देखा होगा नागरिक समाज जो है, नागरिक समाज, एनजीओ, ठीक है, और विपक्षी दल, ठीक है ना, विपक्षी दल, ये सरकार की आलोचना करते रहते हैं, ठीक है ना। तो सरकार की आलोचना ये कर सकते हैं। उसके बाद आ गई हमारी आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है साथियों, आर्थिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि वर्तमान समय में मतलब लाभ प्राप्त करने की स्थिति में हो, और किसी प्रकार से संस्था, मतलब क्या है, आर्थिक का मतलब ये कि भाई हम अगर कोई व्यवसाय रोजगार करना चाहते हैं तो हम कर सकें, ठीक है ना। उस पर सरकार रोक नहीं लगाएगा, कि ऐसा नहीं है कि भाई आप ये काम करो, ये काम मत करो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि हम कोई व्यवसाय कुछ कर सके, है ना, हम जो भी हम श्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमें उसका उचित मेहनताना मिले, और हमारा शोषण ना किया जाए, ठीक है ना। तो ये आर्थिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है, ठीक है ना। तो आज की टाइप में आर्थिक स्वतंत्रता एक अच्छा खासा बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि असमानता बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है ना। आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, एक तरफ अमीर अत्यधिक अमीर होता जा रहा है, और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। तो ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं शोषण के ऊपर आधारित है। तो ऐसी स्वतंत्रता है कि भाई कोई कोई ऐसा, है ना, सब कोई भाई कोई इस चीज का लाभ ना उठाए, है ना, और किसी का शोषण ना करे, ठीक है ना। तो आज आर्थिक स्वतंत्रता में क्या है कि आप कोई रोजगार व्यवसाय, ठीक है, और करके आर्थिक लाभ प्राप्त करने की स्थिति में होंगे, और किसी प्रकार से मतलब श्रम का शोषण नहीं होगा आपका, ठीक है ना, उचित वेतन आपको मिलेगा। फिर उसके बाद से राष्ट्रीय स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के समान ही प्रत्येक राष्ट्र को भी स्वतंत्र होने का अधिकार है। अब आप पहले देखते हो कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध से पहले बहुत सारे लैटिन अमेरिकी अमेरिकी देश, अफ्रीका के देश और एशिया के देश गुलाम थे, ठीक है ना। तो एक उनको भी कोई स्वतंत्र होने का अधिकार है ना, उनको भी स्वतंत्र होने का अधिकार है। जब देश ही स्वतंत्र नहीं होगा तो आदमी कहाँ से स्वतंत्र होगा। तो क्या है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता इसी को ही कहते हैं। नैतिक स्वतंत्रता, व्यक्ति को अन्य सभी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त होने पर भी वह नैतिक दृष्टि से गुलाम है, पराधीन है, तो उसे स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। नैतिक स्वतंत्रता ही वास्तविक और एक महान स्वतंत्रता है। नैतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्ति की उच्च मानसिक स्थिति से है। इसमें मानसिक स्थिति याद रखना दोस्तों, जिसमें वो अनुचित लोभ लालच के बिना, ठीक है ना, अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करने की योग्यता रखता हो, ठीक है ना। तो इसको नैतिक स्वतंत्रता कहा जाता है। अब लिबर्टी, अब लिबर्टी जो है ना, ये उदारवादी अवधारणा से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। उदारवादी क्या कहते हैं कि राज्य के अहस्तक्षेप की नीति का, अहस्तक्षेप का समर्थन करते हैं, कि भाई राज्य को क्या करना चाहिए कि क्या बोलते हैं, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अहस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए, ठीक है ना। तो ये अवधारणा जो है उदारवादी से और पूंजीवाद से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। ये कहते हैं कि भाई व्यक्ति क्या है, समझदार है। उदारवादी विचारधारा क्या कहती है, व्यक्ति विवेकी है, समझदार है, अपना अच्छा बुरा समझ सकता है, इसीलिए व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो, ठीक है ना, वो अपने आप अपना विकास कर लेगा, ठीक है ना।
राज्य को कम से कम शासन करना चाहिए, कम से कम कानून बनाने चाहिए, कम से कम नियम बनाने चाहिए, और प्रतिस्पर्धा, हस्तक्षेप, स्पर्धा पे बल देती है, ठीक है ना, प्रतियोगिता, इसको प्रतियोगिता का समर्थन करती है, ठीक है ना, कि भाई सब प्रतिस्पर्धा करेंगे, कोई आगे निकलता है तो वो इसलिए आगे निकलता है कि वो ज्यादा योग्य है, कोई पीछे रह जाता है तो वो इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि वो अयोग्य है। तो ये क्या है कि ये उदारवादी और पूंजीवाद से संबंधित है। और ये किन किन देशों में पाई जाती है? यूरोपीय देशों में कह सकते हैं आप, विकसित देशों में कह सकते हैं, ठीक है ना। और इसका समर्थक, इसका जो जनक है ना, वो जॉन लॉक है, ठीक है ना, उदारवाद का। जॉन लॉक स्वतंत्रता को एक प्राकृतिक अधिकार मानता है। जॉन लॉक से प्रभावित होकर अमेरिकी क्रांति ने भी स्वतंत्रता पर बल दिया है। तो अमेरिकी क्रांति किससे प्रभावित है? स्वतंत्रता के संदर्भ में अमेरिकी क्रांति किससे प्रभावित है? तो आपका उत्तर होना चाहिए जॉन लॉक, ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने संपत्ति और जीवन के अधिकार का भी समर्थन किया है, ठीक है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे स्वतंत्रता में। स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक, ठीक है ना। तो हम अभी पढ़ेंगे औपचारिक, नकारात्मक या प्रतिक्रियात्मक स्वतंत्रता, ठीक है ना। कुछ भी आपसे पूछे औपचारिक स्वतंत्रता क्या होती है, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, या प्रक्रियात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, मतलब एक ही है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। प्रक्रियात्मक मतलब ये प्रक्रिया पर बल देती है, किस पे देती है? प्रक्रिया पे। प्रक्रिया कि भाई हमने हमने एक प्रक्रिया बना दी, हमने एक प्रक्रिया बना दी। अब इस प्रक्रिया के बाद कोई आगे हो, आगे निकल जाए, या पीछे रह जाए, इसका महत्व खत्म हो जाता है ना। इस बात का महत्व खत्म हो जाता है क्योंकि हमने एक निष्पक्ष और अच्छी प्रक्रिया बना दी है, ठीक है ना। जैसे कि भाई अब कोई कंपटीशन एग्जाम हो रहा है तो उस कंपटीशन एग्जाम में एक प्रक्रिया बना दी कि भाई पहले फॉर्म निकलेगा, आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद 6 महीने बाद एग्जाम होगा, आपको सिलेबस दे दिया गया, आपने सिलेबस से तैयारी की, एग्जाम हुआ, आपका नंबर आ गया, आपका आया, कुछ लोगों का नहीं आया। तो चाहे एक प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया के तहत आपका नंबर आ गया, मेरा नहीं आया, है ना। तो इसको इसी को कहते हैं प्रक्रियात्मक स्वतंत्रता, ठीक है। तो इसको आप इन तीनों वर्डों को याद रखना। इसको स्वतंत्रता का वास्तविक रूप कहा जाता है, ठीक है ना, वास्तविक रूप है क्योंकि ये योग्यता पर बल देता है और आरक्षण का विरोध करता है, ठीक है ना। क्या करता है? आरक्षण का विरोध करता है। स्वतंत्रता का यह रूप राज्य के न्यूनतम कार्य क्षेत्र का समर्थन करता है, ठीक है ना। तो औपचारिक स्वतंत्रता किसका समर्थन करती है? राज्य के न्यूनतम कार्य क्षेत्र का, बाहरी राज्य का समर्थन करती है, ठीक है ना। राज्य को आवश्यक बुराई मानती है। तो ये क्या है? राज्य को क्या कहती है? राज्य को बुराई कहती है। राज्य को बुराई कहती है, ये बुराई मानती है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति की स्वतंत्रता में खलल डाल सकता है, ठीक है ना। और लेकिन आवश्यक है, ठीक है ना, आवश्यक है। आवश्यक क्यों है? क्योंकि ये क्या करना है कि भाई बाहरी आक्रमण, आक्रमण और क्या बोलते हैं, आंतरिक व्यवस्था, ठीक है ना, व्यवस्था और कानून की व्याख्या, ये तो राज्य ही करेगा ना ये काम। इस वजह से इसको आवश्यक माना गया और बुराई इसलिए माना गया है क्योंकि स्वतंत्रता का को कम करती है, ठीक है ना। तो ये क्या कहते हैं? राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं और राज्य के कम से कम कार्यों का समर्थन करते हैं। यह कानूनी व राजनीतिक स्वतंत्रता का विशेष रूप से समर्थन करती है, ठीक है ना। कानून और राजनीति का करेगा, उसका नहीं करेगा, आपका आर्थिक का नहीं करता, आर्थिक सामाजिक का। औपचारिक, नकारात्मक, प्रक्रियात्मक स्वतंत्रता के समर्थक परंपरागत
उदारवादी और स्वेच्छा तंत्रवादी हैं। तो जैसे आपको कौन कौन हो गए, ये जॉन लॉक हो गया, एडम स्मिथ, माल्थस हो गए, आपके डेविड रिकार्डो हो गए, ठीक है ना। तो ये तो परंपरागत उदारवादी हो गया। स्वेच्छा तंत्रवाद में हेक हो गए, आपका नोजिक हो गए, तो ये आपके इसमें आ गए स्वेच्छा तंत्रवादियों के अंतर में आ गए, ठीक है ना। अब हम एक एक करके एक एक विचारों को, एक एक विचारक को अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो हम ऐसा करेंगे कि मतलब हमें दोबारा पढ़ना ना पड़े। इनकी रचना है द वर्ल्ड ऑफ नेशन, ठीक है ना। द वर्ल्ड ऑफ नेशन 1776 के संपूर्ण चिंतन का निचोड़ क्या है? स्वायत्त स्वयं निर्मित अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। किसकी बात करते हैं ये? स्वायत्त स्वनिर्मित अर्थव्यवस्था। तो क्वेश्चन सीधा यही आएगा, स्वायत्त स्वयं निर्मित अर्थव्यवस्था की बात कौन करता है? तो एडम स्मिथ करते हैं, जिसे वो क्या कहते हैं? नागरिक समाज कहते हैं दोस्तों, नागरिक समाज। इस नागरिक समाज की कुछ विशेषताएं बताते हैं जो इस प्रकार है। इससे राजनीति इसको, है ना, इसको इसको राजनीति व राज्य से अलग करके देखा जा सकता है, ठीक है ना। राज्य अलग और राजनीति अलग, ठीक है ना। इसमें स्वनियमन की क्षमता पाई जाती है, कि मतलब ये अपने आप रेगुलाइज करती है, अपने आप चलती है, ठीक है ना। इसको कोई चलाने की जरूरत नहीं है। जैसे बाजार में मांग और पूर्ति के नियम के हिसाब से, अगर आप बाजार देखते हो, बाजार व्यवस्था, है ना, तो वो क्या मांग पूर्ति के हिसाब से चलती है? मांग पूर्ति के हिसाब से, ठीक है ना। मांग अगर ज्यादा है ना, पूर्ति कम है, तो क्या हो जाएगा? दाम बढ़ जाएंगे। और अगर मांग कम है, पूर्ति ज्यादा है, तो क्या होगा? दाम कम हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। तो क्या इसमें स्वनियमन की क्षमता पाई जाती है, अपने आप ही अपने आप को खुद को रेगुलाइज कर लेगा, अपने आप नियम बना लेगा। इसमें भाग लेने वाले सब भागियों को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है, और जो इसके अंदर जो भाग लेते हैं उनको क्या होता है? लाभ प्राप्त होता है। अब आप इसमें देखोगे ना, इस व्यवस्था के अंदर अगर कोई भाग ले रहा है तो उसको लाभ प्राप्त हो रहा है। एक्चुअली ये ये स्वतंत्रता, स्वतंत्रता जो हमने अभी शुरू में पढ़ा कि किसके? पूंजीवादी के निकट है, पूंजीवाद के निकट है। और पूंजीवाद क्या कहता है कि भाई काम, व्यवसाय इत्यादि चीजों पे क्या नहीं होना चाहिए? प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये उसी को ही सपोर्ट कर रहे हैं एक प्रकार से, बाजार व्यवस्था को। तो ये कहते हैं इसमें भाग लेने वाले सहभागियों को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। और ये जो कारण है ना, ये तीन, इसी कारण से, ये कारण है कि ऐसी स्थिति लाना दार्शनिक दृष्टि से जरूरी है जिसमें नागरिक समाज को राज्य से स्वाधीन कर दिया जाए। मतलब नागरिक समाज राज्य से अलग हो, मतलब राज्य का दो तीन कार्य है, बस वही करे, उसके अलावा बाकी जो कार्य हैं वो नागरिक समाज अपने आप कर लेगा, ठीक है ना। खुद अपने आप मांग पूर्ति के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। स्मिथ का मत है कि वाणिज्य, देखो ये वाणिज्य, ये व्यापार, बिजनेस, इनके ऊपर ज्यादा बल देते हैं। वाणिज्य की वृद्धि से स्वतंत्रता की वृद्धि होती है, और स्वतंत्रता की वृद्धि से वाणिज्य की वृद्धि होती है। अब आप किसी को स्वतंत्र कर दो रोजगार व्यापार करने के लिए, है ना, तो उससे क्या होगा? वाणिज्य में वृद्धि होगी, ठीक है ना भाई। वो अपने विवेक के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार कोई व्यापार करेगा, ठीक है ना, कोई उद्योग खोलेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वाणिज्य की वृद्धि होगी, और जब वो वाणिज्य की वृद्धि होगी तो स्वतंत्रता की वृद्धि होगी, ठीक है ना। आज की डेट में पैसे वाला ही तो स्वतंत्र है। वो वाणिज्य व्यापार की स्वतंत्रता को प्राकृतिक स्वतंत्रता की संज्ञा देते हैं। तो ये याद रखना कि वाणिज्य व्यापार की स्वतंत्रता को किसने प्राकृतिक स्वतंत्रता की संज्ञा दी है? वो है एडम स्मिथ। स्मिथ ने तर्क दिया कि जब प्रत्येक व्यक्ति अपने हित को बढ़ावा देता है तो अनजाने में समाज के हित को बढ़ावा देता है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि देखो दोस्तों, जैसे हम अपने आप को बढ़ा रहे हैं, अगर समाज में अगर 10 लोग हैं, ठीक है ना, समाज में क्या है? 10 लोग, 10 व्यक्ति हैं, ठीक है। 10 व्यक्तियों से मिलकर क्या बन गया? एक समाज बन गया, समाज, ठीक है।
आज ये आज ये व्यक्ति गरीब है, गरीब है, तो ये समाज कैसा है? पिछड़ा है, पिछड़ा है, ठीक है ना। लेकिन ये 10 व्यक्ति में से प्रत्येक व्यक्ति क्या हो जाए? प्रत्येक व्यक्ति मेहनत करे, है ना, हर एक इंडिविजुअल मेहनत करे, मेहनत करे और अमीर हो जाए, तो सारे व्यक्ति अमीर हो गए, दूसरा भी अमीर हो गया, तीसरा भी अमीर हो गया, चौथा भी अमीर हो गया, पांचवा भी अमीर हो गया। तो क्या हो गया? अनजाने में इन्होंने इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ाया ना, खुद मेहनत की, इसने खुद मेहनत की, इस तीसरे नंबर ने, चौथे ने, पांचवे ने, छठे ने, सातवें ने, आठवें ने, नौवें ने, इन 10-10 व्यक्तियों ने खुद मेहनत की, पैसा कमाया, अमीर हो गए, तो ये समाज भी तो अमीर हो गया, ठीक है ना। भाई इन्होंने तो अपने लिए मेहनत की, लेकिन साथ के साथ समाज भी अपने आप क्या हो गया? आगे बढ़ गया। तो क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हित को बढ़ावा देता है, तो अनजाने में समाज का हित को बढ़ावा मिलता है, मतलब समाज अपने आप आगे बढ़ जाता है। इस तरह स्मिथ बाजार के अदृश्य हाथ की संकल्पना देते हैं, ऐसा हाथ जो अदृश्य है, ठीक है ना, है ना। अब ये क्या है? इसके अंदर समाज के हाथ तो अदृश्य है ना, आदमी अपने लिए मेहनत कर रहा है और समाज का विकास अपने आप हो जा रहा है। स्मिथ ने तर्क दिया कि मुक्त प्रतिस्पर्धा अपनी विनिमय शक्ति के बल पर संसाधनों का क्या करती है? इष्टतम आवंटन करती है, ठीक है ना। अपनी विनिमय शक्ति के बल पे संसाधनों का इष्टतम आवंटन, मतलब जो मुक्त प्रतिस्पर्धा है ना, वो अपने आप अपनी विनिमय शक्ति के के दम पर क्या करेगी? संसाधनों का अच्छा इष्टतम उचित बंटवारा, सबसे उपयुक्त बंटवारा कर देगी। अब जैसे कि भाई आपने प्रतिस्पर्धा की कि भाई जो सबसे योग्य होगा वो नौकरी करेगा, ठीक है ना, जो सबसे योग्य होगा वो नौकरी करेगा, तो इससे मुक्त प्रतिस्पर्धा हुई, और जिसके जो सबसे ज्यादा योग्य हो आया उसको नौकरी मिल गई, तो हो गया संसाधनों का इष्टतम बंटवारा, ठीक है ना। और स्मिथ हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करते हैं, मतलब राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसमें राज्य के 3 कार्य बताते हैं। सुरक्षा, पहला कार्य क्या है? सुरक्षा। दूसरा क्या है? न्याय, न्याय देना, और सार्वजनिक निर्माण करना। ये एडम स्मिथ ने 3 कार्य बताए हैं। तो क्वेश्चन आएगा, एडम स्मिथ ने राज्य के 3 कार्य बताए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ठीक है ना। अब आते हैं हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है ना। हर्बर्ट स्पेंसर जो है, हर्बर्ट स्पेंसर मूल रूप से क्या है? जीव शास्त्री हैं, और ये ले मार्क से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, है ना। तो ले मार्क से से प्रभावित होकर योग्यतम की विजय, कि मतलब जो योग्य होगा वही जीवित रहेगा, बाकी जिए ना जिए, मर जाए, भाड़ में जाए, ऐसा ये मानते हैं। योग्य व्यक्ति को ही जीवन समाज में जीने का अधिकार है। वृद्ध विकलांग व्यक्तियों को पहाड़ से नीचे फेंक देने की ये सलाह देते हैं हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है ना। और इन्होंने अपने ये विचार किसमें प्रस्तुत किए हैं? मैन वर्सेस स्टेट के अंदर में। लेक मार्क से प्रभावित होकर योगतम की विजय का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। यह राज्य को एक स्टॉक एक्सचेंज कंपनी बताते हैं, अर्थात राज्य को न्यूनतम कार्य क्षेत्र का समर्थन करते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये भी राज्य के न्यूनतम कार्य क्षेत्र का समर्थन कर रहे हैं। ये अपनी पुस्तक में राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। सामाजिक समझौतावादी जो दार्शनिक हैं, वो विचारक हैं, वो कौन कौन है? लॉक, पहले इससे आएगा हॉब्स, लॉक और रूसो, ठीक है ना। और ये हो गया हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है ना। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से कौन कौन आपके समझौतावादी हैं, जैसा हॉब्स, लॉक और रूसो ने किया है। हर्बर्ट स्पेंसर अरस्तु और हॉब्स की भांति राज्य के जैविक सिद्धांत का समर्थन करते हैं, ठीक है ना, कि भाई राज्य क्या है? एक शरीर के समान है, और जैसे शरीर में अलग अलग अंग होते हैं ना, वैसे ही व्यक्ति क्या है? एक क्या बोलते हैं? राज्य रूपी शरीर का एक अंग मात्र है, ऐसा ये कहते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर अधिकारों को 2 भागों में बांटते हैं, निजी अधिकार और सार्वजनिक अधिकार। हर्बर्ट स्पेंसर निजी अधिकारों को अधिक महत्व देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर एक तरफ राज्य को स्टॉक एक्सचेंज कंपनी बताते हैं और दूसरी तरफ राज्य के जैविक सिद्धांत का समर्थन करते हैं, इसलिए बारकर कहता है
कि हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों में विरोधाभास है। ठीक है ना। तो इन्होंने भी देखो नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया, है ना, योग्यता पर बल दिया है। अब आते हैं जॉन लॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उदारवाद के जनक है। ठीक है ना। इनके विचार गौरवपूर्ण क्रांति से प्रभावित थे। इनका मत था कि मनुष्य अपनी प्रकृति से सामाजिक, नैतिक तथा विवेकी होता है। मैंने कहा था ना, विवेकी, विवेक शब्द का प्रयोग मैंने किया था। और इनकी पुस्तक टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट में लिखते हैं कि व्यक्ति 3 प्राकृतिक अधिकार है: जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। ठीक है ना। ठीक है, ये प्राकृतिक अधिकार है। लोक के अनुसार राज्य सरकार का प्रमुख कार्य इन अधिकारों की रक्षा करना है, अर्थात सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी ट्रस्ट है। और लोग कहते हैं कि आम जनता बहुमत के माध्यम से क्रांति कर सरकार को परिवर्तित कर सकती है। अगर मतलब अगर कोई सरकार व्यक्ति के इन तीनों अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाती है तो वो जनता को क्रांति का अधिकार प्रदान करते हैं कि भाई क्रांति करके सरकार बदल दी जाए। और इसी वजह से इनको क्रांति का दार्शनिक कहा जाता है। ठीक है ना। इन्होंने सीमित सरकार का की अवधारणा दी थी। ठीक है ना, कि कम से कम सरकार, ऐसी सरकार जो सीमित शासन करे। अलेक्सी दी टॉकविले, टॉकविले मूल रूप से फ्रांसीसी विद्वान है। ठीक है ना। क्या है? फ्रांसीसी विद्वान। इन्होंने अमेरिका की यात्रा की और ये अमेरिकी लोकतंत्र और स्वतंत्रता से बहुत प्रभावित थे। इन्हें अमेरिकी लोकतंत्र और स्वतंत्रता से बहुत प्यार था। इनकी पुस्तक है डेमोक्रेसी इन अमेरिकन 1835। ठीक है। और ये अमेरिकी लोकतंत्र को श्रेष्ठ है क्योंकि ये योग्यता और प्रतियोगिता पर बल देता है तथा आरक्षण का विरोध करता है। और इसी आधार पे इन्होंने ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इन्होंने वो किया है, को मतलब इन्होंने रिजेक्ट किया है, उसकी आलोचना की है। इनका कहना है कि आरक्षण से प्रगति रुक जाती है, कि अगर भाई आपने आरक्षण किसी को दे दिया ना तो क्या होगा, जो योग्य व्यक्ति होगा उसको तो वो फायदा मिलेगा नहीं। तो इससे क्या होगा कि भाई प्रगति रुक जाएगी। ठीक है ना। प्रगति तो वही करेगा ना जो योग्य होगा। और आपने अगर आरक्षण दे दिया तो योग्य व्यक्ति को नौकरी मिलेगी नहीं और इससे क्या होगा, वो रुक जाएगा। इसका और भी कई सारा इस अर्थ में भी आप देख सकते हो कि समाज के कल्याणकारी कार्य, समाज के कल्याणकारी कार्य जैसे मुफ्त राशन, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सरकार पर क्या करती हैं, अतिरिक्त बोझ डालती हैं। और सरकार क्या करती है कि इनके लिए जो संसाधन इकट्ठा करना पड़ता है ना, संसाधन मीन्स की रुपया। ठीक है ना, रुपया। इसके लिए जो धन इकट्ठा करना पड़ेगा वो टैक्स लगा देगी। किस पे लगा देगी? पूंजीपतियों पे। तो पूंजीपति क्या है? ये योग्य हैं। और आपने क्या किया कि आपने इनको फायदा पहुंचा दिया, है ना। तो क्या हुआ, इससे प्रगति रुक गई। अगर ये पैसे, टैक्स वाले पैसे ना लगते, ये पूंजीपतियों के पास रहते तो ये और ज्यादा उन पैसों का प्रयोग करते और विकास को बढ़ावा देते। ठीक है ना। इनका एक प्रमुख कथन है, यदि समानता, ठीक है ना, यदि समानता गेट से आती है तो स्वतंत्रता खिड़की से चली जाती है। ठीक है ना। मतलब स्वतंत्रता और समानता एक साथ नहीं निभ सकते हैं। ठीक है ना। आप अगर समानता देंगे तो फिर स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, और अगर आप स्वतंत्रता देंगे तो समानता को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि भाई स्वतंत्रता रहेगी तो कोई अमीर होगा, कोई गरीब भी होगा, किसी को लाभ भी होगा, किसी को हानि होगी। टॉकविले अपनी पुस्तक गोल्ड फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1956 में लिखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति की तुलना में अमेरिकी क्रांति श्रेष्ठ है, क्योंकि अमेरिकी क्रांति किस पे बल देती है, ये स्वतंत्रता पर बल देती है। ठीक है ना। और फ्रांस की क्रांति समानता पर बल देती है। अब ये लॉर्ड एक्टन है, लॉर्ड एक्टन महोदय। एक्टन भी टॉकविले से प्रभावित हैं और एक्टन ने भी स्वतंत्रता का और वह आरक्षण का विरोध करते हैं। एक्टन अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम एंड अदर एसेज में लिखते हैं कि
समानता की अवधारणा आरक्षण या कल्याणकारी नीतियों को बढ़ावा देती है। तो मतलब अगर आप आरक्षण दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं कल्याणकारी नीतियों को आप बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे राज्य की शक्ति में वृद्धि होती है। अगर भाई अब ये कल्याणकारी कार्य करने हैं तो इसके लिए क्या होगा कि राज्य की शक्ति, राज्य ही तो करेगा ना, ये सारे काम कौन करता है, कल्याणकारी कार्य कौन करता है, ये राज्य करता है। और राज्य जब कल्याणकारी कार्य कर रहा है तो इसकी शक्ति में कहीं ना कहीं वृद्धि हो रही है, क्योंकि इसको ज्यादा काम करने पड़ेंगे, विधानसभा में नए नए बिल पास करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि राज्य के पास शक्ति आ जाएगी। ठीक है, और निरंकुशतावाद को बढ़ावा मिलता है। अतः हमें समानता के स्थान पर स्वतंत्रता को ही बल देना चाहिए। ठीक है ना। अब स्वेच्छातंत्रवादी जो है उनकी जरा हम लोग चर्चा करेंगे। जरा मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। स्वेच्छातंत्रवादियों में जो पहले विचारक हैं वो है आइजिया बर्लिन। इस वाद स्वेच्छातंत्रवाद जो है परंपरागत उदारवाद की एक प्रकार से पुनरावृत्ति है। ठीक है ना, क्योंकि उदारवाद के बाद कल्याणकारी जो कार्यों पर बल दिया गया तो उससे राज्य का कार्य बहुत ज्यादा हो गया और स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचने लग गया। तो क्या हुआ कि इस दौरान फिर जो स्वेच्छातंत्रवादी थे, ठीक है ना, वो सामने आए और उन्होंने फिर से परंपरागत उदारवाद को स्थापित करने की कोशिश की, राज्य को कार्यों को कम करने की कोशिश की। ठीक है ना। इसमें आइजिया बर्लिन का नाम आता है। बर्लिन जेएस मिल से प्रभावित थे। ठीक है ना, जेएस मिल ऐसे थे, जेएस मिल ये शुरुआत में क्या थे, नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक थे, स्वतंत्रता के समर्थक थे। बाद में ये पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है ना, अपने जब जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं तो ये फिर सकारात्मक के समर्थक हो जाते हैं, स्वतंत्रता का समर्थन करने लगते हैं। लेकिन ये जो बर्लिन है ना, ये उल्टा चलते हैं। ये पहले सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं और बाद में नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करने लगते हैं। इसलिए इनको आंशिक स्वेच्छातंत्रवादी भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन यहां से बन रहा है कि आंशिक स्वेच्छातंत्रवादी कौन है, तो वो है बर्लिन। अब इनके विचारों को हम पढ़ते हैं। बर्लिन नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं और सर्वप्रथम स्वतंत्रता की परिभाषा प्रतिबंधों के अभाव के रूप में देते हैं। ठीक है ना, तो क्या कहा इन्होंने, स्वतंत्रता को प्रतिबंधों का अभाव कहा है। ठीक है, इसलिए बर्लिन का कहना है कि राज्य केवल नकारात्मक स्वतंत्रता दे सकता है, सकारात्मक स्वतंत्रता नहीं दे सकता। इसके बावजूद भी कोई व्यक्ति मछली की तरह तैर नहीं सकता और पक्षी की तरह उड़ नहीं सकता। तो ये उसकी क्या है, ये उसकी कमी है। ठीक है ना। तो कहने का आशय यह है कि भाई ये जो आपके अंदर क्षमता है ना उसकी बात करते हैं कि भाई आपके अंदर क्षमता ही नहीं है। सकारात्मक स्वतंत्रता का तात्पर्य ये क्षमता से लेते हैं कि अगर आपके अंदर क्षमता ही नहीं है तो इसमें राज्य क्या करेगा। ठीक है ना। अगर आप में क्षमता ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है नेट का एग्जाम क्रैक करने की, ठीक है ना, नेट जेआरएफ निकालने की क्षमता ही नहीं है, तो फिर इसमें सरकार क्या कर सकती है ना, सरकार क्या कर सकती है, सरकार तो सिर्फ आपको नकारात्मक स्वतंत्रता दे सकती है। ठीक है ना, सकारात्मक स्वतंत्रता ये तो आपका अपना विषय है, ये आपकी अपनी क्षमता है। ठीक है ना, अगर आप मछली की तरह नहीं तैर सकते, पक्षी की तरह नहीं उड़ सकते, तो ये आपकी कमी है, इसमें सरकार क्या करे। ठीक है ना, अगर कोई कोई मान लो कोई मंद बुद्धि पैदा हुआ है तो इसमें सरकार क्या करेगी, ऐसा ये बर्लिन महाशय कहते हैं।
अब ये क्या, बर्लिन कहते हैं कि समाज में मूल्यों की बहुलता होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? बहुलता होनी चाहिए, अर्थात नैतिकता के मानदंड अनेक होने चाहिए ताकि व्यक्ति को अनेक विकल्प मिल सके। ठीक है ना, तो अनेक विकल्प की बात करते हैं ये। ठीक है, और उसकी स्वतंत्रता सुरक्षित रहे। ठीक है ना, बर्लिन कहता है कि यदि मूल्यों के मानदंड निश्चित कर दिए जाएं तो राज्य की शक्ति बढ़ जाएगी, व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। अब बर्लिन की पुस्तक है क्रिटिक ऑफ एंटाइटलमेंट, विको, हर्डर एंड ह्यूम। ठीक है ना, तो ये तीनों विचारक हैं, विको, हर्डर, ह्यूम। में लिखते हैं कि विको, हर्डर, ह्यूम जैसे विचारक विचारक जो हैं उन्होंने मूल्यों को निश्चित कर दिया। क्या कर दिया? मूल्यों को निश्चित कर इनकी संख्या को कम कर व्यक्ति की स्वतंत्रता को इन्होंने नष्ट किया है। ठीक है ना, तो और बर्लिन का एक कथन है, स्वतंत्रता है जो है सो है, याद करना, याद रहे तो ठीक। वैसे ऐसे इस तरह की कोटेशन अभी तक आई नहीं है एग्जाम में। टू, और इसकी इनकी जो बाकी बुकें हैं वो है टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, दो लिबर्टी की बात करते हैं इसके अंदर में, स्वतंत्रता नकारात्मक की। फोर कॉन्सेप्ट ऑन लिबर्टी, ठीक है, और कार्ल मार्क्स, हिज लाइफ एंड एनवायरनमेंट। ये इनकी चार पुस्तकें हैं। एक है क्रिटिक ऑफ एंटाइटलमेंट, विको, हर्डर एंड ह्यूम। तो आप पुस्तकों को याद करना, ये पुस्तकें पूछ ली जाती हैं एग्जाम में। मिल्टन फ्रीडमैन है ये, इनकी रचना है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962। ये भी हर्बर्ट स्पेंसर से प्रभावित होकर योग्यतम की विजय, मतलब जो योग्य होगा वो वो मतलब आगे निकलेगा। ठीक है, उसका समर्थन करते हैं। ठीक है ना, फ्रीडमैन का मत है कि राज्य को महंगाई को नियंत्रित करने का कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, वस्तुओं की कीमतें मांग पूर्ति के द्वारा नियंत्रित होगी। और मतलब अगर वही बात है, अगर क्या बोलते हैं, अगर मांग जो है ज्यादा होगी और पूर्ति कम होगी तो दाम क्या होंगे? दाम ज्यादा हो जाएंगे, है ना, बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएगी। भाई किसी चीज की मांग ज्यादा है और पूर्ति कम है तो क्या हो जाएगा? दाम बढ़ जाएंगे। लेकिन मांग मांग कम है और पूर्ति ज्यादा है तो क्या होगा? दाम कम हो जाएंगे। तो ये ऐसा ये कहते हैं मिल्टन फ्रीडमैन कि राज्य को क्या करना चाहिए? महंगाई को नियंत्रित करने का कार्य नहीं करना चाहिए। भाई वो अपने आप बाजार व्यवस्था के हिसाब से अपने आप नियंत्रित होगी। ठीक है ना, अगर अब जैसी डिमांड होगी और जैसी पूर्ति होगी उसी के हिसाब से वो डिसाइड हो जाएगा, ऐसा मिल्टन फ्रीडमैन कहते हैं। अब सकारात्मक उदारवादी सकारात्मक स्वतंत्रता, इसको समझते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता से तात्पर्य है राज्य का प्रमुख कार्य ऐसी दशाओं का निर्माण करना है जिसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? स्वतंत्रता प्राप्त हो। तो राज्य क्या करेगा? ऐसी दशाएं निर्मित करेगा, है ना, ऐसा माहौल बनाएगा, ऐसी व्यवस्था करेगा कि लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त हो। ठीक है, और इसमें पहले विचारक हैं जे एम किन्स। इनके विचार को हम पढ़ेंगे। किन्स एक अर्थशास्त्री हैं और कल्याणकारी अर्थशास्त्र में विश्वास करते हैं। कल्याणकारी अर्थशास्त्र ये कि भाई भाई समाज के अंदर ऐसे भी लोग होते हैं जो पिछड़े हुए होते हैं। ठीक है ना, जो मुख्य धारा से कट जाते हैं। वो कोई भी हो सकता है भाई, वो गरीब लोग भी हो सकते हैं, वो कोई समुदाय भी हो सकता है। ठीक है, अल्पसंख्यक हो सकते हैं, तो कोई भी हो। तो भाई सबका कल्याण करना है और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बहुत कुछ काम करने पड़ेंगे, जैसे फ्री शिक्षा, फ्री में आप भोजन देना, रोजगार भत्ता, चिकित्सा की सुविधाएं, ये सारे कल्याणकारी राज्य के कॉन्सेप्ट में आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्य हैं। ठीक है ना, गरीबों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाना, सुविधाएं देना। किन्स पूर्ण रोजगार का समर्थन करते हैं। क्या? रोजगार को, अर्थात किन्स के अनुसार सभी व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार का काम है। ठीक है ना, ये क्या कहते हैं कि भाई सभी व्यक्तियों को रोजगार मिलना चाहिए, कोई बेरोजगार ना रहे। इसी संदर्भ में इन्होंने आर्थिक मंदी के दौरान कहा
कि सरकार को दिन में खड्डे खुदवाने चाहिए और रात में उन खड्डों को भरवाना चाहिए। कि मतलब क्या होगा कि भाई दिन में जब खड्डे खुदवाए जाएंगे तो उसके लिए भी तो लेबर लगेगी, और जब रात में उन खड्डों को भरा जाएगा तो भी लेबर लगेगी। तो इससे क्या होगा, इससे रोजगार पैदा होगा। कीन्स ने गुणक की अवधारणा प्रस्तुत की, तो एक ये गुणक की अवधारणा किसने दी, तो ये कीन्स ने दी। और कहते हैं कि सरकारी खर्च बढ़ने पर जनता की भोग प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जिससे राष्ट्र का विकास होता है। तो ये क्या कहते हैं, सरकारी खर्च बढ़ने पर जनता की उपभोग शक्ति बढ़ती है, प्रवृत्ति बढ़ती है, जिससे राष्ट्र का क्या होता है, विकास होता है। और किन्स घाटे की बचत की अवधारणा का समर्थन करते हैं। ठीक है ना, अब ये घाटा ही तो है ना, दिन में खुड्डे खुदवाओ और रात को उसको भरवाओ। सॉरी, सरकारी आमदनी कम और खर्च अधिक होना चाहिए। लेकिन ये थोड़ी सी अवधारणा उसमें है कि भाई जब आपकी आमदनी कम होगी, खर्चा ज्यादा होगा, तो कब तक होगा ऐसा? एक समय के बाद तो आपके पास पैसे ही खत्म हो जाएंगे, फिर आप कहां से खर्च करेंगे। चलिए, उसके बाद आते हैं जेएस मिल। अब मैंने जेएस मिल का जो लिया है वो सकारात्मक वाला पक्ष लिया है, ठीक है ना। नकारात्मक वाला मैंने नहीं लिया है, ठीक है। ये शुरू में क्या थे, नकारात्मक उदारवादी थे, बाद में सकारात्मक उदारवादी बन जाते हैं। इनके सकारात्मक उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। मिल नैतिक उपयोगितावाद का समर्थन करते हैं। मिल कहता है कि परमार्थ कल्याण वाले सुख उच्च श्रेणी के होते हैं, जबकि स्वार्थ पर आधारित सुख निम्न श्रेणी के होते हैं। ठीक है ना, तो मतलब ऐसे सुख जो परमार्थ और कल्याण पे आधारित होते हैं वो उच्च श्रेणी के होते हैं। अगर कोई ऐसा सुख है जो स्वार्थ पर आधारित है तो वो निम्न निम्न श्रेणी का होगा। कि जैसे भाई उदारवादी क्या कहते हैं कि भाई इंडिविजुअल को आगे बढ़ाना, ठीक है ना, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, अगर आपने प्रतियोगिता को छोड़ दिया तो कोई एक आदमी आगे निकल जाएगा, ठीक है ना, जो योग्य होगा वो निकल जाएगा, बाकी जो थोड़े से कम योग्य होंगे वो बेचारे पीछे रह जाएंगे, है ना। तो ये इसको वो क्या कहते हैं कि मिल मिल कहते हैं कि भाई स्वार्थ पर आधारित सुख जो होता है वो निम्न श्रेणी का होता है। आगे मिल कहते हैं कि कोई शारीरिक सुखों पर बल देता है तो वो उच्च श्रेणी के सुखों से परिचित ही नहीं है। अब मिल कहते हैं कि संतुष्ट है ये दोस्तों, संतोष नहीं, संतुष्ट, संतुष्ट मनुष्य की तुलना में असंतुष्ट सुकरात होना अधिक उचित या श्रेष्ठ है। मिल भूमि सुधार का समर्थन करता है। मिल का मत है कि औद्योगिकरण नगरीकरण के कारण भूमि पर सीमांत उपयोगिता का नियम लागू हो गया है, अर्थात भूमि की मांग अधिक होने पर पूर्ति कम होने के कारण मांग अधिक बढ़ गई है, इसलिए जिनके पास अधिक भूमि है उनसे भूमि लेकर भूमिहीन लोगों में बांट देना चाहिए। तो ये कहते हैं कि भाई क्या होगा, जैसे औद्योगिकरण वगैरह ये सब चालू हुआ तो भूमि की मांग अधिक हो गई और पूर्ति कम थी, तो कई लोगों के पास बहुत ज्यादा भूमि इकट्ठा हो गई थी। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो भूमिहीन लोग थे उनके कल्याण के लिए अधिक भूमि जिनके पास थी उनसे भूमि लेकर उन भूमिहीन लोगों को बांट देना चाहिए, ठीक है ना। और यहीं से इसी से ही ऐसा लगता है कि भाई ये कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं। भूमि कौन बांटेगा रे भाई, जो कल्याणकारी होगा वही तो करेगा ना, सकारात्मक का समर्थन करेगा। मिल औद्योगिक क्षेत्र में सुधार पर बल देते हैं और श्रमिकों के लिए उचित वातावरण का समर्थन करते हैं और कार्य के अधिकतम घंटे, कि भाई इतना अधिकतम घंटा होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपसे पूछेगा कि मिल के सकारात्मक संबंधी विचार निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो आप कहना क्या बोलते हैं, भूमिहीनों में भूमि बांटना, औद्योगिक क्षेत्र में सुधार, ये जो है क्या है, सकारात्मक विचार हैं मिलके। अब एक टीएच ग्रीन, ये भी सकारात्मक उदाहरण में आते हैं। ये ग्रीन जो थे हीगल, रूसो और कांट से प्रभावित थे। हीगल हीगल सृष्टि का मूल तत्व किसको मानते हैं, ईश्वरीय चेतना को मानते हैं, और ग्रीन सर्वोच्च उत्पाद मानव को मानता है। और रूसो क्या है, रूसो सामान्य इच्छा, ठीक है ना, इसका कॉन्सेप्ट देता है। ग्रीन सामान्य इच्छा को सामान्य हित की सामान्य चेतना, मानव चेतना कहता है, ठीक है ना, क्या कहता है, मानव चेतना कहता है।
हीगल ने सृष्टि का मूल तत्व किसको, ईश्वरीय चेतना को माना है, और ये किसको मानते हैं, मानव चेतना को। ठीक है ना, तो ये बात याद रखना। ग्रीन के विचार हीगल व रूसो से प्रभावित हैं। ग्रीन के शब्दों में मानव चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है। स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है, आंतरिक स्वतंत्रता, इसका तात्पर्य है कि नैतिकता या कर्तव्य पालन से। ठीक है ना, आंतरिक स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है, नैतिकता और कर्तव्य पालन, जिसमें व्यक्ति स्वयं प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना, अब ये क्या है कि हमारे भाई नैतिकता और कर्तव्य पालन जो है ये हम खुद प्राप्त कर सकते हैं। इसमें भाई जो राज्य है ना वो नहीं कर सकता, उसमें तो हमें करना पड़ेगा कि ये भाई मेरी हमारी नैतिकता है कि हम बड़ों का पैर छुएं, अपने कर्तव्यों का पालन करें। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये हमारा आंतरिक विषय है, इसीलिए इसको आंतरिक स्वतंत्रता कहा है उन्होंने, और इसे व्यक्ति स्वयं प्राप्त कर सकता है। और दूसरी है बाह्य स्वतंत्रता, इसका तात्पर्य उचित वातावरण से, और उचित वातावरण कौन बनाएगा, वो बनाएगा राज्य। ठीक है ना, अर्थात अभाव, असमानता, नशाखोरी, अस्वास्थ्य, गरीबी से मुक्ति से है। ठीक है ना, ग्रीन के अनुसार बाह्य स्वतंत्रता अधिकारों के समान है, इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो ये बाह्य जो स्वतंत्रता है वो किसके समान है, अधिकारों के समान है, और इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। अब ये नोट है, ग्रीन के समस्त उपयुक्त विश्लेषण को बारकर निम्न कथन से व्यक्त करते हैं, मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है। क्या चाहती है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता चाहती है। स्वतंत्रता में अधिकार निहित, क्या है, निहित, निहित ये गलत हो गया है, नहीं नहीं निहित होते हैं, और अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है। ठीक है ना, तो मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित होते हैं, और अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है। ग्रीन कहता है कि राज्य का आधार बल नहीं है, मतलब बल नहीं है, इच्छा है। क्या है, इच्छा है। ठीक है ना, ग्रीन के अनुसार अधिकार समाज की देन है। ठीक है ना, राज्य केवल उन्हें मान्यता देता है। ग्रीन अपनी पुस्तक पॉलिटिकल ऑब्लाइगेशन में लिखता है कि राज्य के प्रति व्यक्ति का दायित्व बंधा हुआ नहीं है, अपितु क्या है, बिखरा हुआ है। ठीक है ना, अर्थात व्यक्ति राज्य के गलत आदेशों को पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई राज्य राज्य के हर एक आदेश व्यक्ति राज्य के हर एक आदेश का व्यक्ति को पालन करना ही करना है, नहीं, गलत आदेश का पालन करने के लिए व्यक्ति बाध्य नहीं है, इसलिए उसके दायित्व जो है वो बिखरे हुए हैं। ठीक है ना, कई जगह पे पालन करेगा, और अगर उसे गलत लगता है तो वो पालन नहीं करेगा। अब ये थोड़ा सा एक एक नजर इस पे मार लीजिए। लास्की जो है वो द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में निम्न 4 प्रकार की स्वतंत्रता कहते हैं, नागरिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता। इन चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। नागरिक होने के नाते जो स्वतंत्रता प्राप्त होती है नागरिक स्वतंत्रता है। राजनीतिक स्वतंत्रता के अंदर तात्पर्य है कि हमें मतदान का अधिकार होना चाहिए, निर्वाचित होने का अधिकार होना चाहिए, सरकार की आलोचना करने का अधिकार है, योग्यता अनुसार सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार। आर्थिक स्वतंत्रता में हमें कोई भी रोजगार व्यवसाय करने का अधिकार है, और क्या बोलते हैं, हमारे श्रम का शोषण ना हो, ऐसी हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्वतंत्रता है कि प्रत्येक राष्ट्र को स्वतंत्र होने का अधिकार है। इसी तरह की बात बारकर कहते हैं, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक और राष्ट्रीय स्वतंत्रता। बारकर ने नागरिक स्वतंत्रता को 3 भागों में बांटा है, दैहिक स्वतंत्रता, बौद्धिक स्वतंत्रता और व्यवहारिक स्वतंत्रता। अब ये गुन्नार मिर्डल हैं, अब ये भी थोड़ा सा कुछ कह रहे हैं अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में, रोलिंग प्लान, चक्रीय योजना, अनिवर्तीय योजना, ठीक है ना, की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। तो मिर्डल जो है उनको आप याद रखना, क्वेश्चन सीधे यही पूछेगा कि रोलिंग प्लान, चक्रीय योजना या अनिवर्तीय योजना की अवधारणा किसने दी, तो वो मिर्डल ने दी। ठीक है ना,
इस योजना के लक्ष्य प्रत्येक वर्ष निर्धारित किए जाते हैं, अर्थात यह पंचवर्षीय योजना के स्थान पर वार्षिक योजना का समर्थन करते हैं। मतलब हमें क्या करना है, हमें वर्ष में प्रत्येक वर्ष कुछ योजनाएं बनानी है, कुछ लक्ष्य निर्धारित करने हैं और उनको प्राप्त करने की कोशिश करनी है। एक और है, ये उदार, सॉफ्ट और मृदु राज्य की संज्ञा देते हैं भारत को, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है ना। तो याद रखना, कौन भारत को कौन उदार और सॉफ्ट राज्य की संज्ञा देता है, तो वो आपके मिडल हैं, ठीक है ना। ये हॉब हाउस है, इनकी पुस्तक रिलीज 1911 में राज्य को कर लगाने का अधिकार प्रदान करते हैं ताकि कल्याणकारी कार्य कर सकें। अब भाई अगर आपको कल्याणकारी कार्य करने हैं, शिक्षा देनी है, ठीक है ना, स्वास्थ्य से देना है, रोजगार देना है, खाद्य सुरक्षा देनी है, ऐसे बहुत सारे काम हैं, ठीक है ना, जीवन स्वतंत्रता, संपत्ति इत्यादि की रक्षा करनी है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको कुछ कार्य करने पड़ेंगे, उन कार्यों में खर्चा आएगा, वो खर्चा कहाँ से होगा, कर लगाने से मिलेगा आपको, ठीक है ना। जो लोग हैं, जो पुर लोग कमाई ठीक है, वो कर्ज दे सकते हैं, कर दे सकते हैं, तो उन पर टैक्स लगाओ और उनसे पैसा लेके कल्याणकारी कार्य करो, ऐसा हॉब हाउस कहते हैं। फ्रीडमैन अपनी पुस्तक वेलफेयर स्टेट में लिखते हैं कि हमें योग्यता के साथ साथ आरक्षण पर भी बल देना चाहिए, तभी कल्याणकारी राज्य की स्थापना संभव है, ठीक है ना। तो ये क्या, फ्रीडमैन योग्यता के साथ साथ आरक्षण का भी समर्थन करते हैं। पोलार्ड है के अनुसार समानता के अभाव में स्वतंत्रता, ये इनकी कोटेशन है, स्वतंत्रता छिछली, भ्रम और अस्पष्ट है। तो ये याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इनके बारे में पूछा, इनके बारे में बहुत कम पूछा जाता है। बस ये पूछ लिया जाता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है, तो उसमें नाम आ जाता है, इनके विचार नहीं पूछे जाते कभी भी। और एच टॉनी है ये, इनकी पुस्तक इक्वलिटी में स्वतंत्रता और समानता को पूरक मानते हैं, एक दूसरे का पूरक मानते हैं और स्वतंत्रता की तुलना में समानता को अधिक महत्व देते हैं। जरा सा 1 मिनट का ब्रेक लेंगे। सीडी मैकफर्सन जो है कनाडाई विद्वान है, ये कनाडा से संबंधित हैं और इन्होंने शक्ति दो प्रकार की बताई है। एक तो बताई है दोहन शक्ति और दूसरा बताइए विकासात्मक शक्ति। दोहन शक्ति स्वार्थ पे बल देती है, ये व्यक्ति को अधिक से अधिक कार्य करने के लिए कहती है, इसमें मनुष्य मशीन या यंत्र की तरह हो जाता है। इससे क्या होता है, मानवता का नुकसान होता है और भौतिकतावाद को बढ़ावा मिलता है। परंपरागत और पूंजीवाद इसी पर बल देते हैं, ठीक है। किस पे, दोहन शक्ति पे। अब विकासात्मक शक्ति क्या है, इस प्रकार की शक्ति कल्याण परमार्थ पर बल देती है, इससे मानवता का क्या होता है, विकास होता है। हमें इसी प्रकार की शक्ति को बढ़ावा देना चाहिए, ऐसा कहते हैं मैकफर्सन। मैकफर्सन जॉन लॉक और परंपरागत उदारवाद की विशेष रूप से आलोचना करते हैं और कहते हैं कि यह स्वत्व मूलक व्यक्तिवाद पर आधारित है। इसके अनुसार व्यक्ति को अपने शरीर और क्षमता का क्या बोलते हैं, स्वयं स्वयं स्वामी है। ये क्या कहते हैं, व्यक्ति अपनी शरीर और क्षमता का खुद ही स्वामी है, इसके लिए वो समाज का ऋणी नहीं है, ठीक है ना। मैकफर्सन सहभागी लोकतंत्र का समर्थन करते हैं, तो ये याद रखना, सहभागी लोकतंत्र मिलान करने में अक्सर आ जाता है। सहभागी लोकतंत्र का समर्थक मैकफर्सन है। सहभागी लोकतंत्र के अनुसार शासन में जनता की सहभागिता होनी चाहिए और सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। तो इस प्रकार ये समतावादी स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। इनकी रचना है रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी।
डेमोक्रेटिक थ्योरी ऐसे इन रिट्राइवल और द राइज एंड फुल ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस। ये अमर्त्य सेन, ये नोबेल पुरस्कार इन्होंने विजेता हैं, नोबेल पुरस्कार मिला था इनको और भारत रत्न से सम्मानित है। ये इनकी डेट है। और ये गुजरात मॉडल की तुलना में तमिलनाडु, गुजरात मॉडल जो है ये किस पे, ये नकारात्मक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का समर्थन करती है, ठीक है ना। सही से लिख देता हूँ, गुजरात मॉडल जो है नकारात्मक स्वतंत्रता पर आधारित है, ठीक है। और तमिलनाडु मॉडल जो है वो सकारात्मक स्वतंत्रता पर, स्वतंत्रता पर। अब ये कहते हैं कि तमिलनाडु मॉडल श्रेष्ठ है क्योंकि तमिलनाडु मॉडल निम्न वर्ग के कल्याण पर बल देता है, ठीक है ना। और ये गुजरात मॉडल में क्या होता है कि भाई इसमें प्रतियोगिता की जाती है, जो योग्य होगा वो आगे बढ़ जाएगा, बाकी पीछे रह जाएंगे। लेकिन तमिलनाडु मॉडल क्या कहता है भाई, जो योग्य हैं वो तो आगे बढ़े, वो तो आगे बढ़े, साथ साथ जो अयोग्य हैं या कम योग्य हैं, कम योग्य हैं, उनको भी आगे बढ़ाना है, उनको भी आगे आगे बढ़ाना है। अब जैसे कि भाई जो शिक्षित हैं वो तो योग्य होंगे, वो तो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जो अशिक्षित होंगे वो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो सरकार क्या करेगी कि भाई ऐसे लोगों के लिए शिक्षा का की व्यवस्था करेगी कि भाई इनको फ्री में शिक्षा दी जाए ताकि ये योग्य हो जाएं और ये भी आगे बढ़ें, ठीक है ना। अब ये क्या है कि जो हमारे नोबेल पुरस्कार विजेता हैं ये विकासात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना, ये सामर्थ्यवान न्याय की अवधारणा देते हैं, जिसमें कहते हैं कि वास्तविक न्याय की स्थापना तभी संभव है जब व्यक्ति अपने न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो, ठीक है ना। आप उसको दो मत, उसकी क्षमताओं का विकास करो, ठीक है ना। क्या करो, इसमें क्षमताओं का विकास करो, ठीक है ना। ये ऐसा मानते हैं। सेन विकासात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना देते हैं और कहते हैं कि सकारात्मक अधिकारों से ही विकासात्मक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो सकारात्मक अधिकारों की बात करते हैं। सेन ने पाक अर्थशास्त्री महबूब उल हक के साथ मिलकर HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने बताया कि HDI का आकलन निम्न 3 आधारों पर करना चाहिए: व्यक्ति की आय, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा का स्तर। सेंट जॉन रॉल्स की आलोचना करते हैं। सेन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की समीक्षा करते हैं और कहते हैं कि रॉल्स बांसुरी तो बांटता है लेकिन बजाना नहीं सिखाता, अर्थात आरक्षण को सबसे अंत में लागू करता है, लेकिन इसका महत्व यह है कि सामाजिक न्याय का ये सबसे व्यवहारिक सिद्धांत है, ठीक है ना। सेन अपनी पुस्तक आइडिया ऑफ जस्टिस 2009 में कोटिल्य और मैकियावेली की तुलना करते हैं और क्या कहते हैं कि कौटिल्य को महान बताते हैं क्योंकि ये कल्याणकारी राज्य पे बल देता है, ठीक है ना, जबकि कौटिल्य नहीं देता है, ठीक, मैकियावेली कल्याणकारी राज्य को समर्थन नहीं करता है। सेन ने मोदी जी की आर्थिक नीतियों की आलोचना की, जैसे नोटबंदी और GST। इन्होंने कहा कि भाई ये बड़ी तेजी से, बड़ी कठोरता से एक बार में लागू कर दिया गया, जब इसको धीरे धीरे लागू करना चाहिए था। और इनकी पुस्तक है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, आइडेंटिटी एंड वायलेंस, इंडियन आर्ग्यूमेंटिव। ये जगदीश भगवती हैं। ट्रांजिशन इन इंडिया में लिखते हैं ये। भारत को वैश्वीकरण सने सने और बहुत ही सोच समझकर अपनाना चाहिए क्योंकि वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव अधिक हो सकते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, प्रगति और न्याय में समन्वय करते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रगति और न्याय का
में समन्वय स्थापित करते हैं। ठीक है ना, समन्वय मतलब मेल मिलाप उससे लीजिए। ठीक है ना। अब ये हरीश गुलाटी हैं, ये भारतीय के लोकतंत्र को श्रेष्ठ बताते हैं। ठीक है ना, अमेरिकी लोकतंत्र की तुलना में भारतीय लोकतंत्र को श्रेष्ठ बताते हैं, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में पंचायती राज पाया जाता है, पंचायती लोकतंत्र। यहाँ निम्न वर्ग के उत्थान पर बल दिया जाता है। ठीक है ना, तो इसको इस वजह से ये भारतीय लोकतंत्र को श्रेष्ठ बताते हैं। अब स्वतंत्रता का मार्क्सवादी सिद्धांत थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मार्क्सवादी स्वतंत्रता के बारे में क्या सोचते हैं? स्वतंत्रता का अर्थ अकेलापन नहीं है। ठीक है ना, क्या अब ये क्या होता है कि भाई स्वतंत्रता का जो नकारात्मक स्वतंत्रता है वो क्या कहती है कि भाई व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। ठीक है ना, व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप मत करो। ठीक है, और प्रतियोगिता पे, प्रतिस्पर्धा पे बल देता है। जब आप प्रतिस्पर्धा करते हैं तो आप अकेले होते हैं। ठीक है ना, प्रतिस्पर्धा करेंगे तो आप तो अकेले हो जाएंगे। अब समाज में हर कोई प्रतिस्पर्धा कर रहा है, आगे निकलने की चेष्टा कर रहा है, तो इंडिविजुअल है, सब अलग अलग है। तो ये कहते हैं मार्क्सवादी कि स्वतंत्रता का अर्थ अकेलापन नहीं है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो विकास करने के लिए, स्वतंत्र स्वतंत्र छोड़ दो, नहीं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार स्वतंत्रता ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए। इसके विपरीत स्वतंत्रता की स्थितियां सामाजिक आर्थिक संदर्भ से जुड़ी हुई। किससे? सामाजिक और आर्थिक संदर्भ से। समाज से कटा हुआ, अकेला, अलग थलग पड़ा हुआ व्यक्ति स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले सकता। ठीक है ना, ऐसी स्वतंत्रता का क्या लाभ जो भाई आप अकेले लोगे। ठीक है ना, हम बहुत सारे तीज त्योहार मनाते हैं, होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, तो हम अपने समाज में मनाते हैं, मिलजुल के मनाते हैं, और तभी हम उसका आनंद ले सकते हैं। अभी हमें अकेले होली खेलनी होगी तो कैसी वो, उस होली का क्या लाभ? न किसी के ऊपर गुलाल डाल सकते हैं, न रंग डाल सकते हैं, है ना। तो ये ऐसी ही बात ये कहते हैं। मार्क्सवादी उपयोगितावाद की इस मान्यता को स्वीकार नहीं करते कि भिन्न भिन्न व्यक्ति की स्वार्थ को जोड़कर सर्वहित की सिद्धि की जा सकती है। इसके विपरीत सर्वहित की सिद्धि के लिए यह जरूरी है कि विभिन्न व्यक्ति समाज के रूप में एकजुट होकर पूरे समाज के हित में अपने अपने हित को देखें। केवल तर्कसंगत उत्पादन प्रणाली के अंतर्गत ही व्यक्ति सच्चे अर्थ में स्वतंत्र हो सकते हैं। कहने का आशय यह है कि भाई आपको क्या करना है कि समाज के हित में अपने अपने हित देखने हैं। ठीक है ना, क्या आपको समाज के हित में अपने अपने हित देखने हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपने हित को देखेंगे कि भाई आप सोचोगे कि भाई मैं विकास करता जाऊं, मैं ही आगे बढ़ूं, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको समाज के हित में देखना पड़ेगा। ठीक है ना, और समाज के हित में क्या होगा कि भाई जब उत्पादन की प्रणाली, है ना, उत्पादन की प्रणाली पे समाज का अधिकार होगा, तभी क्या होगा, तभी तो भाई तभी तो सब आगे बढ़ेंगे, समाज आगे बढ़ेगा। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति को वो कहते हैं, ऐसी स्थिति को वो स्वतंत्रता कहते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में उत्पादन के प्रमुख साधनों पर पूरे समाज का नियंत्रण होगा, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, उत्पादन की शक्तियां इतनी विकसित हो जाएंगी कि हर कोई अपनी इच्छा और आवश्यकता पूरी कर सकेगा। दूसरे शब्दों में केवल समाजवाद ही स्वतंत्रता को बढ़ावा दे सकता है, पूंजीवाद या मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था नहीं दे सकती, ऐसा ये बोलते हैं। मार्क्स ने ऐसे विचार अपने किस पुस्तक में दिए हैं? आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपि 1844, पांडुलिपियां, ठीक है ना, के अंतर्गत पूंजीवाद की आलोचना इस आधार पर की है कि मनुष्य की वह मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देता। ठीक है ना, वह मनुष्य की रचनात्मकता से, प्रकृति से, समाज से, यहाँ तक कि अपने आप से बेगाना बना देता है। ऐसी हालत में स्वतंत्रता की क्षमता ही नष्ट हो जाती है। उसकी स्वतंत्रता को वापस लाने का सही तरीका होगा कि परिस्थितियों को बदला जाए जिसमें मनुष्य अलगाव या परायपन अनुभव करता है। अब परायपन के इन्होंने 4 स्तर बताए हैं। ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ 4-5 मिनट लेके। व्यक्ति अपने उत्पादन तथा उत्पाद प्रक्रिया से कट जाता है। अब भी एक्चुअली पूंजीवाद के आने से, औद्योगिकरण के आने से बड़े बड़े कारखाने वगैरह स्थापित हो जाते हैं, बड़े बड़े कारखानों में काम और रोजगार होता है।
तो होता ये कि भाई पहले जो एक शर्ट एक दर्जी बनाता था, पहले जो एक शर्ट एक दर्जी बनाता था, तो वो उसका उस उत्पादन से लगाव होता था, है ना, क्योंकि उसने पूरी शर्ट बनाई है ना। तो क्या होता है कि उसका उस उत्पादन से लगाव होता था, क्योंकि पूरी शर्ट उसने बनाई है, वो किसी को पहनते हुए देखता था तो उसको क्या होता था कि उसको बहुत अच्छा लगता था कि भाई इस आदमी ने जो शर्ट पहनी उसे मैंने बनाया है। लेकिन पूंजीवादी प्रणाली में क्या होता है कि बड़े बड़े उद्योग स्थापित कर दिए जाते हैं, और वहाँ शर्ट बनाने की प्रक्रिया के अंतर्गत कोई कॉलर बनाता है, कोई कटाई करता है, कोई सिलाई करता है, कोई बाजू लगाता है, कोई काज बटन करता है। तो कोई भी आदमी पूरी शर्ट नहीं बनाता है ना। तो इससे क्या होता है, उत्पादन प्रक्रिया से वो कट जाता है, मतलब उसको ऐसा महसूस ही नहीं होता कि मैंने कुछ उत्पादन किया है ना। तो ये क्या होता है, इस तरह से मनुष्य उत्पादन प्रक्रिया से कट जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब वो पूरा आदमी कोई आदमी पूरी शर्ट बनाता है तो उसका उससे लगाव होता है, उस वो किसी को पहनते हुए देखता है तो वो कहता है कि हाँ यार, इसने जो ये शर्ट पहनी है ये मैंने बनाई है। लेकिन उद्योग में और उसमें करने वाला जो आदमी है वो ये नहीं कह सकता, क्योंकि वास्तव में उसने पूरी शर्ट बनाई ही नहीं है ना। तो इस प्रकार से वो उत्पादन प्रक्रिया से जाता है कट। मनुष्य प्रकृति से पराया हो जाता है। पहले मनुष्य खेतों में काम करता था, लहराते हुए खेतों को देखता था, बादलों को, आकाश को, सूरज को, इन सबको देखता था। तो प्रकृति से अपनापन होता था उसका एक। लेकिन अब क्या है कि उद्योगों में काम करता है, उद्योगों में ऐसे प्राकृतिक वातावरण नहीं होता है, पर्यावरण नहीं होता है, तो वो क्या होता है, वो प्रकृति से भी कट जाता है, ठीक है ना। इसके बाद तीसरे चरण में वो मनुष्य अपने ही साथियों से हार्दिक संबंध नहीं रख पाता है, अपने ही साथियों से कट जाता है, मनुष्य मनुष्य से कट जाता है। कैसे कि भाई मनुष्य जो होता है, अब एक कारखाने के अंदर लोग काम कर रहे हैं, तो जैसे ही उनके अंदर प्रतियोगिता होती रहेगी, ठीक है ना। क्योंकि अगर कोई भी अगर कम काम करेगा, सही से काम नहीं करेगा, तो मालिक उसको, पूंजीपति उसको निकाल के उसकी जगह दूसरा मजदूर रख लेगा, ठीक है ना। ठीक, तो आदमी आदमी से प्रतियोगिता करने लग जाता है कि भाई मुझे उससे कम काम नहीं करना, मुझे उससे ज्यादा काम करना है, नहीं तो पूंजीपति मुझे निकाल देगा। तो क्या हो गया कि यहाँ मनुष्य मनुष्य से कट गया, ठीक है ना। अपने सहचरों से, ये क्या है, सहचरों, श्री चरणों से नहीं है, इसका अर्थात है सहचरों, सहचरों। अपने सहचरों से भी फिर कोई संबंध नहीं रख पाता है फिर। और इसके बाद मनुष्य अपने आप से ही अलग हो जाता है, बिल्कुल वो बन जाता है, क्या बन जाता है, बिल्कुल मशीन की तरह हो जाता है। जब इन सब चीजों से कट जाएगा तो मनुष्य मनुष्य भी अपने आप से फिर पराया हो जाएगा और एक मशीन की भांति हो जाएगा, ठीक है ना, यंत्र की भांति हो जाएगा। अब ये मार्क्सवादी हैं ये सारे। एरिक फ्रॉम अकेलेपन की पीड़ा का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। तो ये याद रखना, अकेलेपन की पीड़ा का सिद्धांत किसने दिया है, तो वो एरिक फ्रोम ने दिया है, जिसमें वो कहते हैं मनुष्य सुरक्षा की चाह में अपनी स्वतंत्रता को नष्ट कर रहा है। स्वतंत्रता की समाप्ति निरंकुशतावाद और सत्तावाद को बढ़ावा देती है। सत्तावाद के कारण व्यक्ति अहंकारी बन जाता है और मानसिक विकार का शिकार हो जाता है, अर्थात अकेलेपन का शिकार हो जाता है। कहने का आशय ये है कि मनुष्य ना सुरक्षा की चाह में ना अपनी स्वतंत्रता नष्ट कर चुका है। व्यक्ति की स्वतंत्रता समाज में है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने में है, ठीक है, अकेलेपन में नहीं है। लेकिन व्यक्ति क्या है, उसने सुरक्षा की चाह में अपनी स्वतंत्रता नष्ट कर दी, ठीक है ना। उसने क्या किया, उसको प्रतियोगिता करने लग गया, ज्यादा धन कमाने की लालसा में उसने अपने आप को अकेला कर लिया है, ठीक है ना। और अकेला आदमी कैसा होता है, अहंकारी बन जाता है, ठीक है ना। सत्तावाद, उसके अंदर सत्तावाद आ जाता है और वो अहंकारी बन जाता है और एक मानसिक बीमारी का शिकार हो जाता है, ठीक है ना। अकेला आदमी देखा है ना आपने, कैसे पागलों जैसी हरकत करता है,
तो अंत में ऐसी ऐसी स्थिति हो जाती है। हर्बर्ट मार्क्यूजे, हर्बर्ट मार्क्यूजे एक आयामी व्यक्ति की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, एक आयामी व्यक्ति की संकल्पना कौन देता है? हर्बर्ट मार्क्यूजे, जिसमें कहते हैं कि वर्तमान भौतिकवादी युग में मनुष्य केवल आर्थिक प्रगति के लिए, ठीक है ना, के लिए कार्य कर रहा है। तो हर्बर्ट मार्क्यूजे कहते हैं कि जो ये वर्तमान भौतिकवादी युग है ना, जो पूंजीवादी युग को कहते हैं, वो इसमें व्यक्ति सिर्फ आर्थिक प्रगति मतलब पैसा कमाने के लिए कार्य कर रहा है और बाकी सारी गतिविधियां भूल चुका है, ठीक है ना। आज वो सोने की पिंजड़े में कैद है, मतलब सोने का पिंजड़ा तो है लेकिन उसमें भी वो कैद है, उड़ान उड़ने की स्वतंत्रता भूल चुका है। हर्बर्ट मार्क्यूजे कहता है कि मानव का व्यक्तित्व बहुआयामी तभी होगा जब वह युवा वर्ग बौद्धिक क्रांति कर बंधन मुक्त समाज की स्थापना करेगा, उसमें राजनीतिक दलों का कोई स्थान नहीं होगा। लुई एल्थ्यूजर ये संरचनावादी विचारक हैं, मतलब आधार के साथ साथ संरचना पर भी बल देते हैं, क्योंकि आधार के साथ अधिरचना को भी महत्वपूर्ण मानते हैं, ये बता दिया मैंने। उनका कहना है कि वास्तविक समाजवाद तब स्थापित होगा जब आधार व अधिरचना दोनों स्तर पर समाजवाद आएगा, ठीक है ना। आधार का तात्पर्य क्या है कि भाई जैसे आर्थिक आर्थिक जो क्षेत्र है वो क्या करता है, सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थितियां निर्धारित करता है। आर्थिक क्षेत्र में जैसे ही कोई परिवर्तन होता है, अपने आप अधिरचना जो कि क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक है, वो अपने आप चेंज हो जाएगी। तो ये कहता है कि भाई समाजवाद तभी स्थापित होगा जब आधार के साथ अधिरचना इन दोनों पर स्तर पर समाजवाद आएगा, मतलब आर्थिक के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक इत्यादि क्षेत्र में भी समाजवाद लाना पड़ेगा। अब ये कानून और स्वतंत्रता क्या है? कानून हमारी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है, इसके अधीन हम ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जिन्हें हम नहीं करना चाहेंगे और ऐसे कार्यों से दूर रहना पड़ेगा जो हम करना चाहेंगे। पर कानून हमारी स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध लगाता है उसके दो उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा करना, ठीक है ना। ठीक है, प्रतिबंध किस लिए लगाए जाते हैं? ताकि हम किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना करें। कभी कभी हमारी अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना भी होगा, ठीक है ना। कानून जिस तरह के व्यवहार पर रोक लगाता है वह स्वतंत्रता में बाधक हो सकता है। उदाहरण के लिए कानून हमें मिलावट करने से रोकता है कि भाई जैसे अगर हम खाने पीने की चीजों में अगर मिलावट कर दें तो क्या होगा कि भाई दूसरे लोगों का जीवन संकट में पड़ सकता है, तो ऐसा करने से कानून हमें रोकता है। चौराहे पर लाल बत्ती जल जाने पर कानून हमें आगे बढ़ने से रोकता है, क्योंकि अगर हम लाल बत्ती पर आगे से बढ़ेंगे तो आगे से कोई गाड़ी वाला आएगा और वो एक्सीडेंट हो जाएगा, इससे हमारी और दूसरे की जान का खतरा हो सकता है, ठीक है ना। ताकि हम दूसरों की स्वतंत्रता में रुकावट न डाल सकें और स्वयं भी सुरक्षित रहें। इस तरह कानून हमें नशा करने से रोकता है, क्योंकि आगे चलकर हम ये हमारी स्वतंत्रता के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। कानून के प्रतिबंधों का दूसरा उद्देश्य सामाजिक मूल्यों और आदर्शों की रक्षा करना हो सकता है, जैसे कि कानून समानता या न्याय की रक्षा के लिए हमारी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है। उदाहरण के लिए कानून हमें कर देने के लिए विवश करता है, ये कर हमें देने के लिए विवश करता है ताकि जो हमसे कर इकट्ठा करेगा उससे कई सारी सामाजिक सुविधाएं और सामाजिक न्याय की पूर्ति की जा सके, ठीक है ना। तो इस वजह से ये हमारी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो कानून, स्वतंत्रता और कानून का संबंध मैंने आपको बताया। तो दोस्तों इतना ही था, थोड़ा बड़ा वीडियो था लेकिन मैंने कोशिश की कि आपको बताऊं। और आप लोगों को अगर मेरा ये पसंद आता है लेक्चर तो आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।